हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हम इस वीडियो में 71वीं बीपीएससी के लिए, जैसे कि आप जानें कि मेरा अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें 71वीं बीपीएससी के लिए हम करंट अफेयर्स साथ साथ महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है, जो उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक्स होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि भारत का जो अभी एक रिपोर्ट आया, वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आया। तो पहले तो 2021 काम कर रहे थे, तो 2023 के हिसाब से भारत में क्या स्थिति वनों का। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में हम बिहार पर चर्चा करेंगे, चूँकि इस वीडियो में मेरा लक्ष्य जो है बिहार के वनावरण की जो स्थिति है, वृक्षावरण की स्थिति है, उस पर चर्चा करना है। आगे एक वीडियो आएगा जिसपे हम भारत और बिहार दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उस वीडियो में भारत की और बिहार की वनावरण की जो स्थिति है, वृक्षावरण की स्थिति है, उसको हम प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बिहार के संदर्भ में तथ्यों के बारे में जानकारी देना है। देखिए, ये हमारे वीडियो का टाइटल है और इसमें साथ साथ जो अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य का बहुत डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यारण्य के लिए डिटेल चर्चा मैं अपने पूर्व के वीडियो में किया हूँ। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिस्ट में जाके जो है लिस्ट में वीडियो है इस तरीक़ा के, जिसमें हम बिहार के अभ्यारण्य पर चर्चा किए हैं। यहाँ हम चर्चा जो करेंगे अभ्यारण्य पर वो शॉर्ट चर्चा करेंगे, बहुत कम चर्चा करेंगे, मतलब सीधा सीधा जिला का नाम देखने का प्रयास करेंगे, उस पर डिटेल चर्चा नहीं होगी। तो इस जो रिपोर्ट है इसमें चलिए देखते हैं आगे। तो जो भारत का जो स्थिति रिपोर्ट है, भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो उसको कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी होता है। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जब हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं अगर, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, जारी करने वाली संस्थाएं किस प्रकार की संस्था है, ठीक ना। चूँकि अब बीपीएससी का भी तैयारी करें तो बीपीएससी जिस तरीके के 68 से बीपीएससी में पूछा गया था सवाल, तो वहाँ थोड़ा डिटेल पूछा गया था, मतलब यूपीएससी के जो तरीका उससे पूछा गया था। तो हम दोनों तरीका को जो मध्य स्थिति है उसमें बना के चलेंगे, बहुत यूपीएससी के लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अगर बीपीएससी थोड़ा अगर यूपीएससी की तरफ मूव करेगी तो उस लेवल का हमें पता होना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो है डायनामिक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज, और ये बदलते रहता है। तो इसमें जो है भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है, या फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसको कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसके द्वारा जारी किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको अंग्रेजी बोलते हैं, उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ऐसा जो है ये जो रिपोर्ट है, भारतीय जो वन रिपोर्ट है उसको जारी जो किया जाता है, वन सर्वे रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पे जारी करता है। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रत्येक 2 साल पे ये जारी किया जाता है। ये संस्था का लोगो था जो आपके समक्ष था, ये संस्था का लोगो है, जो हमारे वन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका ये लोगो है। चलिए आगे देखते हैं, इस जो है भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में जान जाते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण है वह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। तो ये देखिएगा कि ये सरकारी संस्था है। यह क्या है? सरकारी संस्था है, क्योंकि इस तरीके का आ जाता है लिख के कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है एनजीओ है, तो ये गलत हो जाएगा। एनजीओ है ये फिर गलत हो जाएगा, एनजीओ नहीं, क्या है? सरकारी संस्था है, क्योंकि यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसको याद रखें, क्योंकि जब 2014 का जब पेपर हुआ था यूपीएससी का 2014 में, तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, इसके बारे में दिया गया था कि एक सरकारी संस्था है, जबकि वह एक प्रकार का एनजीओ था। तो हम अपने जो पीटी का जब तैयारी करते हैं तो बहुत कॉमन माइनर फैक्ट जो है पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट बॉडी है कि नहीं है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है उसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून में उत्तराखंड में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि भारतीय जो वन सर्वेक्षण है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है, वो किस तरीक़ा से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और उसका काम क्या है। तो यह देश की वनों की निगरानी करती है, साथ में उसका आकलन करती है, साथ में वैज्ञानिक तरीका से उसका प्रबंधन करती है। तो इसका मुख्य काम क्या है? भारतीय वन जो सर्वेक्षण, क्योंकि इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में भी पार्टिकुलर जब सवाल आता है, तो मेंस में क्या आना कि मेरा एक विजन क्लियर होना चाहिए। जब विजन क्लियर होता है, जब हमारा आधारभूत जो विकास होता है अवधारणा का, तभी जाके हम लिख पाते हैं। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसका काम क्या है कि वनों की निगरानी करना है, आकलन करना है, वैज्ञानिक तरीका से उसका प्रबंधन करना उसका काम है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो यह रिपोर्ट प्रकाशित जो किया जाता है, तो एक तो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसके अलावा अन्य सारे रिपोर्ट भी प्रकाशित किया जाता है। तो चलिए संस्था के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित करती है। जो सबसे पहला रिपोर्ट है जिसको हमने अभी चर्चा किया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, या फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है।
इसको प्रत्येक 2 साल में प्रकाशित किया जाता है, इसको याद रखेंगे, प्रत्येक 2 साल में 1987 से प्रकाशित किया जाता है। तो 1987 से यह प्रकाशित कर रही है, प्रत्येक 2 साल पर प्रकाशित होती है, तो इसको भी याद है, क्योंकि पीटी में हो सकता है कि लिख दे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये प्रति साल प्रकाशित होता है तो गलत हो जाएगा, या फिर 4 साल में होता है तो गलत हो जाएगा, कि 2 साल पर इसका प्रकाशन होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें भारत के जो ईयर रिपोर्ट है इसमें क्या क्या होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें भारत के वनावरण का होता है चर्चा, वृक्षावरण का चर्चा होता है, साथ में मैंग्रोव जो वन है उसका चर्चा होता है, कार्बन स्टॉक का चर्चा होता है। तो इस जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें वनावरण के बारे में देश के अंदर कितना वनावरण है, कितना प्रतिशत है, सर्वाधिक कहाँ है, वृक्षावरण के बारे में, मैंग्रोव वन किन किन राज्यों में है, और साथ में कार्बन स्टॉक कितना है उसका भी आकलन करती है ये रिपोर्ट। चलिए देखते हैं दूसरा जो इसके द्वारा महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है उसका नाम है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री रिपोर्ट, एक है, उसको भी जारी करती है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो इस रिपोर्ट में होता है स्थलीय आंकड़ों के आधार पर वृक्षों, झाड़ियों, वनस्पतियों, वन उत्पादों आदि का मूल्यांकन किया जाता है कि वृक्ष कितना है, वनस्पति कितना है, उस कितना उत्पादन होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। साथ साथ जंगलों की जो स्वास्थ्य बायोमास है, उसकी मिट्टी है, जैव विविधता है, और वनाग्नि से जो क्षति होता है उसका भी मूल्यांकन करती है। तो यहाँ देखते हैं कि उसका उत्पादन का मूल्यांकन करती है, वृक्ष है, वनस्पति है, उसके द्वारा कितना उत्पादन होता है उसका मूल्यांकन करती है। साथ में बायोमास कितना स्वास्थ्य है, मिट्टी कितना स्वस्थ है, और जैव विविधता के बारे में भी पता लगाती है। साथ साथ वनाग्नि से जो क्षति होता है, वन में जो आग लगती है उससे क्षति होता है, उसको भी इसमें दर्ज किया जाता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वह कौन सा रिपोर्ट है, तो वनीकरण तथा निगरानी कार्यक्रम इसके द्वारा चलाया जाता है। वनीकरण एवं निगरानी कार्यक्रम है, इसके द्वारा ही चलाया जाता है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो वृक्षारोपण की कार्यक्रम चल रहा है उसका प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। तो प्रभावशीलता कितना है, प्रभाव कितना है उसका, किस तरीका से काम कर रहा है, कितना बेहतरीन तरीका से काम कर रहा है, फिर असफल है कि केवल कागजी कार्रवाई है, तो इन सभी का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी होता है उसका नाम है फायर अलर्ट सिस्टम है। इसके द्वारा फायर अलर्ट सिस्टम है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है वो फायर अलर्ट सिस्टम भी देता है, और ये एक मोदीज और SNPP और VIIRS एक सैटेलाइट का नाम है, और इसके द्वारा जो है ये चेतावनी प्रदान करता है। साथ में SMS के द्वारा और ईमेल के द्वारा, तो SMS के द्वारा भी राज्यों को चेतावनी यह देता है, तो इसको भी याद रखिएगा, राज्यों को ये भेजता है। तो राज्यों को जो है ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा जो है ये वनाग्नि का चेतावनी देता है, फायर का चेतावनी प्रस्तुत करता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि GIS तथा रिमोट सेंसिंग द्वारा वनों का मैपिंग किया जाता है। यहाँ वर्षा लिखा गया है, वन का मैपिंग किया जाता है। तो यहाँ वन का मैपिंग कैसे करता है, GIS के द्वारा और रिमोट सेंसिंग के द्वारा भी इसके द्वारा किया जाता है। और जो भारतीय वन सर्वेक्षण है वह कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। उसमें पहला संस्था है जिसके साथ मिलता है ISRO है, दूसरा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था और UNO का एजेंसी है, इसको याद रखिएगा, UNO का स्पेशल एजेंसी है। साथ में ICFRE एक संस्था है, उसके द्वारा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत साथ में राज्यों का जो वन विभाग है और अन्य शोध संस्थान है उस सब के साथ मिलकर काम करती है, सभी का इस्तेमाल करती है, सभी के अनुभवों का इस्तेमाल करके ऊपर का जो भी इसका कार्य है उसको पूरा करती है। तो चलिए देखते हैं भारत में जो है, भारत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत का क्या कंडीशन है, क्योंकि जब हम बिहार राज्य की वन स्थिति की चर्चा करेंगे तो उससे पूर्व भारत का जो वन स्थिति है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो अब उसके बारे में देखते हैं कि जो भारत में जो वन की स्थिति है ये PIV का है। तो देखें कि कुल कवर कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो भारतीय क्षेत्रफल का, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 25.17% है। तो इसको याद रखेंगे, उसका कितना है 25.17। ये इसको तो पूरा याद रखेंगे क्योंकि BPSC ज़्यादा अंदर जाकर पूछता नहीं, सीधा सीधा ऊपर से सवाल पूछ लेता है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि अभी जो रिपोर्ट है उसमें कितना प्रतिशत है, तो इसको याद रखेंगे, सीधे पूछा जा सकता है कि वनावरण कितना है, वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, तो आपको याद रखेंगे कितना है, कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, तो 25.17% है। और किलोमीटर में अगर पूछ लिया जाए तो किलोमीटर तो कम ही रहता है, चांस की पूछा जाए, लेकिन फिर भी याद रखेंगे इसको क्योंकि यह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा हमारे पास है कि इसमें जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्रफल है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो वनावरण है, वनावरण जो है, वनावरण केवल वनावरण की बात कर रहे हैं, वृक्षावरण की बात नहीं कर रहे हैं। तो वनावरण जो है कितना में है, तो ये लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर और 21.76% है। तो
1.76% है। जबकि वृक्षावरण देखेंगे तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल क्षेत्रफल का भारत का 3.41% है। 3.41% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुई, तो 1445 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर वनों का वृद्धि हुआ है, वन प्लस वृक्षावरण का वृद्धि हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी चीज़ को है, तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट और साफ साफ था, तो याद रखेंगे भारत में कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण। देखिए इसमें जो है वनावरण भी शामिल है प्लस वृक्षावरण भी शामिल है, तो ये पूरा दोनों मिला के कितना है 25.17%, और किलोमीटर में कितना है तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में। जबकि केवल वृक्षावरण आपसे पूछा जा सकता है, चाहे केवल वनावरण, तो देखेंगे यहाँ केवल वनावरण कितना है तो 21.76%, इसको प्रतिशत में याद रखेंगे। जबकि अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में। उसी प्रकार वृक्षावरण केवल कितना है, तो ये देखेंगे कि 3.41% में इस याद रखेंगे, और किलोमीटर में 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है। और वृद्धि कितना हुआ है 21 की तुलना में, तो 1445। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ, आप देख सकते हैं कि देश का वनावरण वृक्षावरण इतना है, तो यहाँ देख लेंगे कि वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना होता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ देखेंगे कि जो अभी वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है 25.17% है। जबकि जो भारत का जो वन नीति है 1980 का, उसके तहत कितना रखना चाहिए, भारत एक लक्ष्य रखे हुए कि भारत वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना रखना चाहता है, तो 33%। इसको याद रखेंगे कि ये देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार है, मतलब जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का है उसके अनुसार है। जबकि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, तो उसके अनुसार नहीं है। तो अगर आप यूपीएससी पीटी देंगे तो पीटी यूपीएससी देते हैं तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, दे देगा कि जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का है, इंडिया का फॉरेस्ट एक्ट 1980 का है, उसके अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर जो है वनावरण प्लस वृक्षावरण होना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार है, 1988 के अनुसार, एक्ट के अनुसार नहीं है। और जो 1980 का एक्ट है उसके अनुसार एक कैंपा फंड जो है, कैंपा फंड का स्थापना किया गया है। तो ये सब यूपीएससी में पूछा जाता है, और ये कई महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स है या फिर एक्ट है यूपीएससी के लिए, आप जो देखें कि यूपीएससी के पेपर में हमेशा आते रहता है कि फॉरेस्ट एक्ट से 1927 का जो वन संरक्षण अधिनियम है उसके आता है, फिर देखें कि एनजीटी है उससे आता है, फिर पेशा अधिनियम जो है 1996 का उससे आता है, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 का उससे भी सवाल आता है। तो हर साल 1-2 सवाल यहाँ से आता ही है। तो जब भी आप तैयारी करेंगे तो इन सभी एक्टों के बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करेंगे। और जो ये भारत का लक्ष्य है वनावरण प्लस वृक्षावरण का, तो ये लक्ष्य तो मैदानी भाग के लिए है 33%, या फिर कहें कि कुल क्षेत्रफल के लिए है। लेकिन इसी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, उसमें ये भी कहा गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ 66% वनावरण होना चाहिए। तो इसका भी लक्ष्य रखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में 66% और कुल 33%, और मैदानी भाग में लगभग 33-30% के करीब होना चाहिए, लेकिन टोटल 33% और पर्वतीय क्षेत्र में 66% का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं जो देश में कुल जो है वनावरण अलग से दिया हुआ है, तो देखें कि वनावरण कितना है देश में कुल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है, और ये 21.76% है, जिसको याद रखिएगा। साथ में अब ये देखते हैं कि वनावरण कहते किसको है। एक सवाल आता है हमारे अंतर्मन में, ये सवाल आता है कि जब हम वनावरण पढ़ते हैं, वृक्षावरण पढ़ते हैं, हर बार रिपोर्ट पढ़ते हैं उसमें वनावरण आता है, वृक्षावरण आता है, तो सवाल आता है कि इसकी परिभाषा तो कुछ न कुछ होगी। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है इंडिया का, तो देखेंगे कि क्योंकि आपसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ आ जाएगा सवाल कि आप इसके बारे में बताइए, वनावरण का मतलब क्या समझते हैं, कितना प्रतिशत है। जब बता देंगे तो पूछेगा कि वनावरण का मतलब क्या है। तो देखिए कि वनावरण कहते हैं किसको, तो उन सभी भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में पेड़ पौधे हो। तो वनावरण वाले होते हैं कि 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में क्या हो, पेड़ पौधा हो, साथ में जो उसकी सघनता है वो 10% या उससे अधिक हो। तो 10% या उससे अधिक हो। तो इस परिभाषा को याद रखेंगे आप कि वनावरण वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में पेड़ पौधा हो, साथ में उसकी सघनता होता है वह कितना होता है, तो 3% से अधिक होता है। तो इसको याद रखिएगा। और ये केवल सरकारी भूमि नहीं होती है, सरकारी भूमि प्लस निजी भूमि भी हो सकती है। ये सरकारी भूमि भी होती है और प्लस निजी भूमि भी हो सकती है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और देश के कुल जो वृक्षावरण का एरिया है कितना है, तो 1,12,014 किलोमीटर में है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है, और ये 3.41% है। तो 3.41% है, इसको याद रखेंगे। और वृक्षावरण की परिभाषा को देख लेते हैं, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में सवाल आ सकता है। तो देखिए कि वृक्षावरण जो है
उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पेड़ तो है लेकिन वह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम है। मतलब वहाँ देखेंगे कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक था और 10% से ज़्यादा क्या था, वहाँ सघनता था। तो यहाँ 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम होता है और इनका समूह उपग्रह से वन के रूप में दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं लगता कि वह एक कोई किसी प्रकार का वन हो उपग्रह से देखने के बाद, तो उसी को वृक्षावरण बोलते हैं। और देखें कि जो वृक्षावरण होता है तो वो आप सोच सकते हैं कि केवल सरकारी भूमि पर होता है, तो नहीं, सरकारी भूमि भी हो सकता है। क्योंकि जैसे सरकारी स्कूल के परिसर हो सकता है, कोई किसी अधिकारी का जो है परिसर हो सकता है, तो ये सरकारी भूमि पर हो सकता है। घर के जो निजी परिसर है वहाँ भी होता है, निजी खेत में होता है, सड़कों किनारे होता है। तो ये सभी सारे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, ये सब वृक्षावरण में आते हैं। चलिए देखते हैं, अब ये बिहार रहा। बिहार के बारे में जानेंगे कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो बिहार में वनावरण वृक्षावरण की क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ डेंस जो फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट जो समृद्ध एरिया है उसके बारे में इस मैप में दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि जो सर्वाधिक स्थिति है वनों की बेहतर कंडीशन है, तो एक जमुई जिला है, देखिए यहाँ कैमूर है, यहाँ जमुई है, यहाँ वेस्ट चंपारण है और साथ में यहाँ मुंगेर है, ये लखीसराय है, गया है और नवादा है। इन सारी जिलों में जो है डेंसिटी जो है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो इसको शो कर रहा है इस मैप में। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार में जो है 2023 का जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से बिहार में कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना, 9,903 वर्ग किलोमीटर में। तो इसको याद रखेंगे, 9,903 वर्ग किलोमीटर में है बिहार में वनावरण प्लस वृक्षावरण। और यह राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो यह राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10% है। जबकि वहाँ देखें कि भारत के स्तर पर कितना था, वृक्षावरण प्लस वनावरण कितना प्रतिशत, 25.17% था। तो इसको याद रखेंगे, 25.17% राष्ट्रीय स्तर पर था। जबकि बिहार में कितना है, तो 10% है। तो 10.7% इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है, ज़्यादा चांस है। और किलोमीटर वाला भी देखेंगे कि 9,903 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 2023 के जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार राज्य में वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितना किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 121 किलोमीटर की। तो इसको याद रखेंगे, 121 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 121 कर 181 किलोमीटर की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है उसके अनुसार राज्य में लगभग वनावरण कितना है, तो 7,532 किलोमीटर पर है। 7,532 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वनावरण है। केवल वनावरण की बात जब करेगा तब, जब वनावरण प्लस वृक्षावरण करेगा तो आपको मैंने बताया कि वह 10.7% है। और वह कितना है, तो आप देखें कि 9,903 वर्ग किलोमीटर में है। जबकि केवल वनावरण कितना है, तो 7,532 जो है वर्ग किलोमीटर है। तो उसको याद रखिएगा। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 8% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 8% है। तो इसको याद रखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दूसरा सवाल यही बन सकता है कि जो 2000 ये जो रिपोर्ट है इसमें वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है। तो देखेंगे कि जो 2021 का रिपोर्ट था, 2021 का जो वन रिपोर्ट था और 2023 में जो जारी हुआ है, तो उसमें वनावरण में 151 जो है 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो पिछले साल के जो हमारे पास जितना था वनावरण उसका 2.05% वृद्धि है प्रतिशत के रूप में, जबकि किलोमीटर में 151 किलोमीटर का है। तो इसको याद रखेंगे। जबकि टोटल वृद्धि कितना है, तो 181 वर्ग किलोमीटर का, 181 वर्ग किलोमीटर का है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ कि जो 2023 का रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है उसके अनुसार बिहार में जो वृक्षावरण है, यहाँ गलती है, वृक्षावरण लिखा गया है। यहाँ जो वृक्षावरण है कुल कितना है, 2371 वर्ग किलोमीटर में। तो जो टोटल वृक्षावरण है, वृक्षावरण जो है कितना है, 2371 वर्ग किलोमीटर। तो इसे याद रखेंगे, 2371 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वृक्षावरण है। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.7%, 2.7%। तो इसको याद रखिएगा, 2.7% है। और देखते हैं कि जो वृक्षावरण था तो यहाँ कितना वृद्धि हुआ है। तो वृक्षावरण में वृद्धि देखिएगा आप, तो इसमें पिछले साल की तुलना में 2021 की तुलना में 2023 में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। कितना, 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। और यह वृद्धि जो है पिछले जो वर्ष की तुलना में, यानी कि पिछला जो रिपोर्ट आया था 2021 में, उसकी तुलना में 1.28% अधिक है। तो 1.28% से बढ़ा है जो है वृक्षावरण 21 की तुलना में 2023 में।
तो देखते हैं यहाँ जो वृद्धि हुआ है, एक स्लाइड्स के माध्यम से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान होगा। आप देखेंगे क्या है कि जो कुल वनावरण है, केवल वनावरण की बात हो रही, वृक्षावरण की नहीं हो रही, तो कुल वनावरण कितना है 7532 वर्ग किलोमीटर में, तो याद रखेंगे। और प्रतिशतता में से कितना भाग है, तो 8% हुआ, और वृद्धि कितना हुआ है, तो 151 वर्ग किलोमीटर का। तो इसको याद रखेंगे वनावरण का। फिर वृक्षावरण को देखेंगे तो 2371 वर्ग किलोमीटर में है, 2371 वर्ग किलोमीटर में है। और वृद्धि कितना हुआ है, तो ये कितने प्रतिशत में है, तो 2.7% में है, और वृद्धि 30 वर्ग किलोमीटर का है। उसी प्रकार देखेंगे कि जो वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना, कुल योग जवाब से लिख के आएगा सवाल की वनावरण प्लस वृक्षावरण। यहाँ गलत नहीं करिएगा, क्योंकि कई बार होता है गलत कर जाते हैं, जब हम भी शुरुआत में देते थे तो यहाँ गलत हो जाती थी। तो इसी संभावना को मारने के लिए मैं बराबर इसका उच्चारण करता हूँ। तो वनावरण प्लस वृक्षावरण अगर लिख के आएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 9903 वर्ग किलोमीटर में है। और टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10.7% हो जाएगा। और टोटल वृद्धि कितना होगा, तो 181 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। तो एक स्लाइड था, इसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर मतलब सर्वाधिक जो एरिया में किस जिला में वन है, मतलब कितना वर्ग किलोमीटर में वन है, यहाँ प्रतिशतता की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसको भी याद रखेंगे पेपर में कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अन्यथा माइनर गलती कर लेंगे, प्रश्न जानते हुए भी आप उसको गलत कर सकते हैं। तो इसका देखें क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक जो वन है वो किस जिला में है, तो कैमूर जिला में। तो आप देखेंगे कैमूर जो जिला है वहाँ सर्वाधिक वन है, और ये कितना किलोमीटर में है, तो 1025 वर्ग किलोमीटर में है, 1025.66 वर्ग किलोमीटर में लगभग है। दूसरा स्थान किसका है, पश्चिम चंपारण जिला का है, 908 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 908.23 वर्ग किलोमीटर में, इसको याद रखेंगे। और तीसरा जो स्थान है रोहतास जिला का है, जहाँ सर्वाधिक वन है, कितना वन है, तो 670.84 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो ये 3 जिला को याद रखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 3 जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, कैमूर जिला है, पश्चिम चंपारण जिला है, और रोहतास जिला है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कि कैमूर जिला के देखते हैं, रोहतास जिला को देखते हैं, इसी जो हमारा स्लाइड्स है इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ है कैमूर जिला, यहाँ रोहतास है, और यहाँ है पश्चिम चंपारण जिला। तो कैमूर जिला में सर्वाधिक है, फिर पश्चिम चंपारण है, फिर रोहतास है। तो आपको इसको याद रखेंगे। ये 3 जिला है जहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले, तो देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से जो जहाँ सबसे कम वन है, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, ना कि प्रतिशत के हिसाब से। प्रतिशत वाला जो है स्लाइड बाद में आएगी, तो उसको देखेंगे। अभी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम जिला जिस जिला में है उसको देखेंगे। तो देखेंगे सबसे कम जो वनावरण जो है, वृक्षावरण जिस जिला में है वो है शेखपुरा जिला। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम में वन है, लगभग कितना है, 0.82 वर्ग किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, यह 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। दूसरा जिला अरवल है, जहाँ लगभग 4 वर्ग किलोमीटर जो है, 4.02 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वनावरण है, तो यहाँ सबसे कम वन है। तीसरा जो जिला है उसका नाम है बक्सर। बक्सर में कितना है, तो बक्सर देखेंगे कि 6.01 वर्ग किलोमीटर में बक्सर में जो है वन पाया जाता है। तो ये 3 जिले हैं जहाँ सबसे कम पाया जाता है। तो इसी को जो है अवरोही आरोही क्रम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। सबसे कम शेखपुरा में, उसके बाद अरवल जिला में, उसके बाद बक्सर जिला में। तो ये 3 जिला है, इसी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसा कि देखेंगे कि जो 67 बीपीएससी हुआ था, तो उसमें आरोही अवरोही क्रम में जिलों का क्रमवार बहुत सारे सवाल पूछा गया था। लगभग 10 सवाल था कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे बड़ा जिला 3 कौन सा है, जनगणना मतलब साक्षरता के हिसाब से सर्वाधिक 3 बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सर्वाधिक 3 बड़ा जिला कौन सा है, उसको घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए। तो आप इसको याद रखेंगे कि शेखपुरा, अरवल और बक्सर जिला। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 महत्वपूर्ण जिले कौन सा है, या फिर 3 बड़ा जिला कौन सा है। तो आप यहाँ ध्यान देखें, यहाँ प्रतिशतता आ गया, यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ क्या है, प्रतिशतता है। तो इसको याद रखें, यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, प्रतिशत के मामला में कोई जिला में एरिया के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ। तो इसमें भी देखें कि जो कैमूर है, आपका कैमूर जिला दोबारा जो है 1 नंबर पर, यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, 30% पे लगभग वन है। ये भी जो हमारी राष्ट्रीय नीति है 33% उससे कम है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि बिहार के 5 जिले, ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि बिहार के कुल 5 जिले हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्य जो 33% है वनावरण वृक्षावरण का, उससे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ। तो ऐसा नहीं, एक भी जिला नहीं है जो सर्वाधिक
प्रतिशत वाले जिला है कैमूर, वहाँ भी 30% ही वन है, तो 30.51% है। दूसरे स्थान पे जमुई है 21.65% है, और तीसरे स्थान पे मुंगेर जिला है जहाँ 21.75% क्षेत्रफल पर वन है। तो इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल जिस पर वन है प्रतिशतता के हिसाब से वो कैमूर जिला है 30.51, दूसरे जमुई है, तीसरे मुंगेर जिला है। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ जो सर्वाधिक जो प्रतिशतता था तो कैमूर है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद मुंगेर है, यहीं आसपास के 3 जिले हैं। तो यहाँ देखें कैमूर जो है दोनों मामले में प्रथम स्थान पे है, यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन भी है, प्रतिशतता में भी प्रथम स्थान पे है, तो याद रखना थोड़ा आसान होगा। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर सबसे निम्न आवरण वाले, मतलब सबसे कम आवरण वाले वन आवरण वाले जिला कौन सा है। तो सबसे कम वन किस जिला में पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से, इसको हम देखेंगे। तो पहला जिला हमारा शेखपुरा जिला है, जहाँ सबसे कम प्रतिशत, मतलब 1% से भी कम है, यानी कि 0.12% है, इसको याद रखेंगे। वहाँ जो बनावरण है नाम मात्र के है। दूसरे स्थान पे बक्सर है जहाँ 0.35% है। तीसरे स्थान पे सिवान जिला है जहाँ 0.42% क्षेत्रफल पर ही वन है, तो यहाँ बिल्कुल वन नहीं है। पहला स्थान पे शेखपुरा है 0.12, बक्सर जिला है 0.35%, सिवान जिला है 0.4%, तो यहाँ 1% से भी कम वन है। अब देखते हैं जो अगला हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बिहार में सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन से हैं, मतलब जहाँ सघन वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सर्वाधिक सघन वन पे आ गया। आप देखें कि वहाँ सर्वाधिक वनावरण नहीं पूछ रहा है। जब सर्वाधिक वनावरण पूछा गया था प्रतिशत के मामले में या फिर क्षेत्रफल के मामला में, तो हमारे पास कैमूर जिला था जो सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी पूछा था सघन वन, मतलब डेंस फॉरेस्ट कहाँ है। तो सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम चंपारण जिला में है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 303.78% जो है तो वर्ग किलोमीटर में यह है। तो 303.78 वर्ग किलोमीटर में सबसे सघन वन कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस रहता है इसका कि आपसे पूछ ले, क्योंकि ये काफ़ी डीप हो गया, फैक्ट में भी डीप हो गया, ये फैक्ट में डीप है, कंसेप्ट में डीप तो नहीं है ये। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन है, बस आपको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहीं इसमें पश्चिम चंपारण जिला में, इसको याद रखें। फिर दूसरा मुंगेर है, तीसरा जमुई है, दूसरा मुंगेर और तीसरा जमुई है, तो इसको याद रखेंगे। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक सघन वन पाया जाता है। कम से कम एक जिले याद रखेंगे कि सर्वाधिक सघन वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम चंपारण जिला में, उसके बाद मुंगेर जिला है, उसके बाद जमुई जिला है। चलिए आगे देखते हैं। ये बिहार में जो है वनों का जो है बंटवारा डिवीज़न है, तो आप इसको थोड़ा इस स्लाइड्स को भी देख लेते हैं, कहीं एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहला है कि अति सघन वन जो है कितना वर्ग किलोमीटर में है, टोटल वन का देखेंगे कि अपने पास जो है कुल वन जो है 7,532 वर्ग किलोमीटर का है, 7,532.45 वर्ग किलोमीटर का है, और यह वनावरण कितना था, 8% था। इसमें वृक्षावरण को नहीं लिया गया, केवल वन क्षेत्र को लिया गया, इसको याद रखेंगे। वृक्षावरण को नहीं लिया गया, केवल वनावरण क्षेत्र को लिया गया। तो जो अति सघन वन है 387 वर्ग किलोमीटर का है, और ये कुल जितना भी है हमारे पास वन क्षेत्र है उसका 0.41% है। मध्यम घने वन जो है 3,284 वर्ग किलोमीटर में लगभग, और ये 3% के करीब है, 3.49% है। जो खुले वन है, टोटल अगर खुले वन देखा जाए तो 3,861.24 वर्ग किलोमीटर में है, और 4% के करीब है। तो इसको याद रखेंगे कि जो सर्वाधिक जो है खुला वन है बिहार में, देखेंगे सर्वाधिक जो भी वनावरण उसमें खुला वन है, और उस कितना है तो 3,861.24 वर्ग किलोमीटर में, और यह प्रतिशत में कितना है तो 4.10%। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले, हमने देखा कि सर्वाधिक सघन वन तो देखा था कि पश्चिम चंपारण है। खुला वन के बारे में देख लें कि सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिला कौन सा है, तो कैमूर जिला में सर्वाधिक खुला वन है, ये 499.68 वर्ग किलोमीटर में है, तो 499.68 वर्ग किलोमीटर में है कैमूर जिला, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक खुला वन का जिला है ये। जबकि सर्वाधिक सघन वन का जो जिला था वो कौन था, तो पश्चिम चंपारण था। सर्वाधिक सघन वन का जो जिला था वो कौन था, पश्चिम चंपारण था, इसको भी याद रखेंगे। तो खुला वन में सबसे ज़्यादा किसके पास है, कैमूर के पास है, 499.68 लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पे है गया जिला है, यहाँ भी खुला वन है। तीसरा स्थान पे रोहतास है। तो इन 3 जिलों को रखेंगे, ये आरोही अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला भागलपुर है, तो इसको भी याद रखेंगे। जो वनावरण की यहाँ जो वृद्धि हुई है 181 वर्ग किलोमीटर का, उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो भागलपुर में हुआ है। और यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, तो 33.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो भागलपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई, इसको याद रखेंगे। भागलपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं बिहार में वनावरण सर्वाधिक कमी वाला कौन जिला है। तो देखेंगे जो 2021 का रिपोर्ट था,
2021 का रिपोर्ट था, अभी 23 में जारी हुआ नया रिपोर्ट, 18वीं रिपोर्ट जारी हुई है। तो इस 18वीं रिपोर्ट के हिसाब से मतलब 21 के हिसाब से 2023 में सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है किस जिला में, तो कैमूर जिला में हो, जबकि वृद्धि कहाँ हुआ था, भागलपुर में। इसको याद रखेंगे कि वृद्धि होता है भागलपुर में और कमी किस जिला में हुआ, तो कैमूर जिला में हुआ। और कितना वर्ग किलोमीटर में, तो 25.9 वर्ग किलोमीटर का जो है यहाँ वन की कमी हुई है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार जो है, बिहार में जो झाड़ी है वो झाड़ियों का कुल कितना विस्तार है, तो देखेंगे कि झाड़ी एक अलग से दिया हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ी है। जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का, जो राज्य का जो भी क्षेत्रफल है उसका 0.28 है, 0.28 है। तो झाड़ी कितने एरिया में है, तो 0.28% में है, इसको याद रखिएगा। और ये किलोमीटर में पूछेगा तो 260.80 किलोमीटर। चलिए देखते हैं 2023 के अनुसार जो है बिहार में कार्बन स्टॉक कितना है। तो आप देखेंगे 2023 के अनुसार बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो ये 58,451 हज़ार टन होने का अनुमान है। तो आप इसको याद रखेंगे, 58,451 टन होने का अनुमान है। तो कार्बन स्टॉक आप जानते हैं कि जैसे कि कार्बन है CO2, CO2 के बारे में आप सोचते होंगे। तो जो CO2 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी जिम्मेवार जो है गैस है, तो इसको जिम्मेवार माना जाता है कि काफ़ी हद तक जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 को जिम्मेवार माना जाता है। तो CO देखें कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी जैविक बायोमास के रूप में होता है, उसमें क्या होता है कि CO2 मतलब कार्बन तो संचित होता है ना, तो कार्बन इसके अंदर संचित होता है, तो इसलिए इसको कार्बन स्टॉक बोलते हैं। और ये प्राकृतिक तरीका से भी हो सकता है और जो है कृत्रिम तरीका से भी हो सकता है। तो हम इसलिए बोला जाता है कि जैसे वनावरण आप लगाइए, वनावरण लगाने के एक लाभ ये भी होता है क्योंकि जो है वन है जो अपने बायोमास के अंदर जो है कार्बन को संचित करके रखती है और ये बहुत दिनों तक रखती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जाता है। तो इसलिए भी आप देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी भी वहाँ वन है लेकिन अभी भी देखते हैं कार्बन स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक से भी तो पता लगा है कि इतना जो है संचित किए हुए हैं कार्बन को अपने अंदर, और जलवायु के प्रति जो हमारा लड़ाई है वो कितना बेहतर तरीका, कितना बेहतर स्थिति में है, तो इसको भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सबसे अधिक जो आग लगने की घटना है, तो वनाग्नि के बारे में आपने सुना होगा। तो वनाग्नि के कारण जो अभी ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे देशों में काफ़ी बृहद स्तर पर जो है जीव जंतुओं का नुकसान होता है, साथ में वनों का जो है नुकसान होता है और कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में और भी वृद्धि होती है। तो बिहार में सर्वाधिक जो है वनाग्नि किस जिले में होता है, तो पश्चिम चंपारण में दर्ज किया गया। तो इसको याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा वनों में आग लगी है। उसके बाद दूसरा स्थान पे जमुई जिला है, तो जमुई जिला दूसरे स्थान पे है, तो इसको भी याद रखेंगे। और वन जो है वनों में आग लगने का कारण जो है वो मानव निर्मित भी है, मतलब मानव जनित भी है और प्राकृतिक भी है। तो सर्वाधिक अभी जो योगदान है मानव जनित ही है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब हमारे सामने जो है राष्ट्रीय उद्यान है या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसके बारे में देखेंगे बिहार के बारे में कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो अभी हम इस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व के वीडियो में मैंने इस पर चर्चा किया है, साथ में बाद में भी हम इस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे और उसमें पूरा डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में। आप जिला याद रखेंगे कहाँ है, मुंगेर जिला में है। दूसरा गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है। तीसरा जो है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है और ये रामसर स्थल भी है, तो इसको भी याद रखेंगे। जो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है बेगूसराय में है और ये रामसर स्थल भी है, बिहार का एक पहला रामसर स्थल है। अब तो नागिन टीवी डैम हो गया है। चलिए देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कैमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कैमूर जिला में है और इसी वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा राष्ट्रीय जो है पार्क बनाने की बात चल रही है। तो बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व या फिर राष्ट्रीय पार्क यही बनने वाला है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। चलिए आगे देखते हैं नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये दोनों नागी नकटी डैम जो है ये मानव निर्मित है, इसको भी याद रखेंगे। ये डैम जो है मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है और दोनों जमुई जिला में है। दोनों जमुई जिला में, दोनों की स्थापना 1987 में भी हुआ था और ये दोनों रामसर स्थल है। दोनों जो है बिहार में रामसर स्थल है। तो रामसर स्थल बिहार में कुल कितने हो गए, 3 हो गए। बिहार में अभी 3 रामसर स्थल है। एक कांवर जो झील है, दूसरा नागी है और तीसरा नकटी डैम है और इसको याद रखेंगे। देखिए पंत जो वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिला में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का पश्चिम चंपारण में और वाल्मीकि नगर जो है टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम चंपारण में है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोनों पश्चिम चंपारण में है। तो इसको याद रखेंगे। जो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो वाल्मीकि नगर जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह एकमात्र नेशनल पार्क भी है। तो वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क भी है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा देखें कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में है और ये एशिया का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो भागलपुर में है, इसको याद रखेंगे। बरेला जो झील है ये जो है बरेला झील या फिर इसको सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, वैशाली जिला में है, तो इसको याद रखेंगे, वैशाली जिला में है।
कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है, ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षी के लिए या फिर प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। गोगाविल झील कहाँ है? कटिहार में है, मनहारी एक जगह है, वहाँ कटिहार में ये है। तो ये हमारा वीडियो था और इसमें हमने चर्चा किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।